Hello all viewers and my students who have entered in this channel Sagar Bansal. As you see that we have opened the first chapter of chemistry 10th class, that is the chemical reactions and equation. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फ्रॉम जिज्ञासा। आपको डबल बेनिफिट होगा, एक तो आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको वॉइस भी सुनाई देगी, मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुनाई देगा और साथ साथ आपको नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे टॉपिक वाइज, राइट। तो आसानी से लर्न करते जाइए, सुनते जाइए मेरे को और आसानी से नोट्स देखते जाइए, तो नोट्स भी बनाते जाइए और साथ साथ मेरी वॉइस भी आप सुनते जाइए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन आसानी से मिल जाए इस चैप्टर की, राइट। एक वीडियो में डबल बेनिफिट आपको हो जाएगा, राइट। तो पढ़ते जाइए मेरे साथ और एंजॉय करिए इस वीडियो को और इस चैप्टर को। स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई दो चीज़ें आप मिलाओगे और उनसे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म्ड होती हैं, उन्हें केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपसे कुछ और चीज़ें बनती हैं, बाहर से ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो नहीं, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और कोई दो चीज़ों से दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ें आपकी बन जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जिन चीज़ों को आप मिलाते हो उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो दो नई प्रॉपर्टी और जो नई चीज़ें आपकी बनती हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। अगर एक बनेगा तो प्रोडक्ट और एक से ज़्यादा बनेंगे तो प्रोडक्ट्स। जस्ट लाइक मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वाइट पाउडर होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, तो आप बोलेंगे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाइट डेजलिंग फ्लेम, दैट इज अ वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी एयर में बंद करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर या कार्बोनेट की लेयर जम गई है पहले उसे हटा लिया जाए ताकि ऑक्सीजन के साथ वो आसानी से बाद में कंबाइन कर जाए, राइट। इसलिए सैंड पेपर से पहले उसे क्लीन कर लेंगे क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम गई होगी। उसके बाद आपका टॉपिक आता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। What are the characteristics of chemical reaction? So student, there are 5 characteristics of chemical reaction, जिसमें से पहले आपकी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी जो गैस है वो इवोल्व होती है। हमने आपको एक एग्जांपल दे रखा है Zn plus H2SO4 गिव ZnSO4 plus H2, यानी जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हो रही है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी इवोल्व होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये जो आप एरो देख रहे हो ऊपर को बने हुए, इसका मतलब होता है कि गैस आपकी इवोल्व हो रही है। अब वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद एक एग्जाम्पल और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रही है। आप कोई भी एग्जाम्पल अपने पेपर के लिए तैयार कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसके बाद है सेकेंड आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? पहली बात आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि एक ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बन जाता है जो कि आपका इनसॉल्युबल होता है, यानी सेटल डाउन हो जाएगा बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब के। तो पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर लेड नाइट्रेट के साथ कराओगे तो आपका लेड आयोडाइड बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेट कौन सा है इसमें, तो लेड आयोडाइड आपका प्रेसिपिटेट है। वो कैसे कलर का होता है स्टूडेंट? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। व्हाट इज द पीपीटी? पीपीटी इज प्रेसिपिटेट, राइट स्टूडेंट। आगे चलते हैं। नाउ एज यू सी ऑन द टॉप, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आपका बेरियम सल्फेट बनेगा और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। नाउ दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
और इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो कौन सा बना है आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 वाइट PPT। अब आप पूछेंगे मुझसे जो BaSO4 के ब्रैकेट में AQ लिखा है और सल्फ्यूरिक एसिड के ब्रैकेट में जो ये AQ लिखा है इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है कोई भी चीज़ आपने पानी में मिला रखी है, दैट इज कॉल्ड एक्वस, राइट। थर्ड वन इज द चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी आपका चेंज होता है। जैसे जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर मेटल आपका अलग हो जाता है, ठीक है। यानी दिस इज द रिएक्शन ऑफ चेंज इन कलर। पहले कलर सॉल्यूशन का ब्लू था, फिर आपका कलरलेस हो गया। एक एग्जांपल और आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आयरन फिलिंग्स की रिएक्शन जब आप कॉपर सल्फेट के साथ कराओगे तो आपका आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर मेटल आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो आपका लाइट ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। नाउ स्टूडेंट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे कि आपने क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम बन गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हाई हो जाता है तो इसलिए केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता है। There is a one more example, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। जब भी गैस स्टूडेंट रिलीज होती है तो टेम्परेचर हाई होता ही होता है। इसके बाद लास्ट पार्ट इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। सही पढ़े आप, चेंज इन स्टेट वो आपका फोर्थ वाला था। चेंज इन स्टेट में स्टूडेंट द बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, यानी आपने देखा जब मोमबत्ती आपकी जलेगी तो सॉलिड कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड गैस। और गैस कौन सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्टूडेंट कोई आपसे पूछे कि ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जो है वो आपकी पूरी की पूरी एज इट इज डेवलप दोबारा से नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी कि वो कम हो रही है और कोई भी जब इरिवर्सिबल होती है फिजिकल प्रोसेस से तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग 5 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेंगे इसकी। इसके बाद टॉपिक अराइज होता है व्हाट आर केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर केमिकल इक्वेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस with the help of symbols and formulas of substance involved in it, राइट स्टूडेंट। तो एक केमिकल रिएक्शंस को लिखना सिंबल के हेल्प से और उसके फॉर्मूले के हेल्प से कंपाउंड के, ऐसी आपके रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अब जैसे किसी ने आपसे बोला जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने इसकी वर्ड इक्वेशन लिखी यानी वर्डों में, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से लिख के दिखाते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। Now this is the what केमिकल इक्वेशन जो आपने सिंबल्स की हेल्प से और कंपाउंड के फॉर्मूले की हेल्प से लिख दी है। ये तो आपको पता ही है, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं, और ये जो एरो बना होता है स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी किस तरफ को रिएक्शन हो रही है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये हमेशा प्रोडक्ट के साइड की तरफ को होती है। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो आपकी 2 टाइप की होती हैं स्टूडेंट। केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होती हैं और अनबैलेंस्ड होती हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि बैलेंस कौन सी होती है और अनबैलेंस कौन सी होती है। स्टूडेंट बैलेंस वो होती हैं जिसमें हर एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे उनका नंबर इक्वल होता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड पे देखो लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देखो राइट साइड में, उनका नंबर इक्वल है तो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। और अगर उनका नंबर इक्वल नहीं है किसी भी एक एलिमेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड पे हो, तो ऐसी रिएक्शंस को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो वाटर बना, तो हाइड्रोजन तो आपको दोनों साइड 2-2 दिखाई दे रहे होंगे, पर ऑक्सीजन एक साइड 2 और एक साइड आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट स्टूडेंट हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है
क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाई केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड, तो आप बोलेंगे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वाई केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, लिख देना आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट बैलेंस करना ज़रूरी है केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। पहली बात, एक बात और समझ लीजिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टूडेंट्स अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ही आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिएक्शंस आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एंड द मेथड यूज इज हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो वाटर बनता है, वही रिएक्शन आ जाएगी H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, आप कहेंगे कि अगर कंपाउंड है तो रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। उसके बाद क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। जैसे कि आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं 2 और ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको 2 और 1। हम लोग स्टूडेंट क्या काम करने वाले हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 करेंगे प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 करने का मतलब क्या है, H2O के आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गए। पर अब दिक्कत क्या हो गई, ऑक्सीजन तो दोनों साइड 2 हो गए, बट अब राइट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गए, लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन थे वो 2 रह गए। तो हमने क्या करा, अगले स्टेप में हाइड्रोजन के भी आगे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन गई, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अब हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों साइड आपके 4 हो चुके हैं और ऑक्सीजन दोनों साइड 2 हो चुकी हैं, तो हमारी इक्वेशन जो थी वो बैलेंस्ड हो गई, राइट। तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हमें केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, आप बोलेंगे बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। हम लोग उनके फिजिकल स्टेट लिखते हैं, आइदर सॉलिड में लेंगे, लिक्विड में लेंगे, गैस में लेंगे, ठीक है। एंड एक्वस, AQ फॉर एक्वस, ठीक। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, यानी हीट आप सप्लाई कर रहे हो या हीट इवोल्व हो रही है। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन, कंडीशन का मतलब कोई टेम्परेचर लिया है या प्रेशर लिया है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और कोई कैटलिस्ट लिया नहीं लिया है। कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कोई भी मेटल और एलिमेंट हो सकता है एक कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है पर उसका अपना कोई मतलब नहीं होता रिएक्शन से, राइट, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक। तो हम लोगों ने एक रिएक्शन ली, Zn + H2SO4 गिव ZnSO4 + H2। हमने इसमें क्या करा, फिजिकल स्टेट भी दिखा दी इनकी और आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस भी दिखा दिया, ठीक है। तो हीट आपकी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब्ड होगी, ये आपको दिखाना पड़ सकता है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस। इसी बेसिस पे स्टूडेंट आपकी 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। स्टूडेंट्स, हीट के बेसिस पे आपकी 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, पहली होती है आपकी एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट आपकी रिलीज होती है, यानी पहले टेम्परेचर कम होता है, अगर बाद में टेम्परेचर बढ़ जाता है रिएक्शन का, तो ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। C + O2 गिव्स CO2 + हीट, यानी कार्बन को अगर जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से आपकी हीटिंग बढ़ जाएगी। Now next example of exothermic reaction is respiration. Respiration is an exothermic process because energy is produced during this process. स्टूडेंट घोल के याद कर लेंगे मन में, क्योंकि पेपर में आनी ही आनी है। Why respiration is an exothermic process, लिख के रख लीजिए। 99.999% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है,
वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके अभी याद कर लेंगे इस पॉइंट को भी और इस रिएक्शन को भी। ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। तो तीन चीज़ें आपके प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्योंकि एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, एनर्जी का मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपका कहलाया जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, यानी कि हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है, हीट आपको देनी पड़ती है रिएक्शन होने के लिए, ऐसी रिएक्शंस को स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं आपके ऑप्शंस, राइट, वो मैंने आपको रिएक्शंस लिख के दे रखी हैं किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट आप देख लेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे N2 + O2 गिव्स 2NO बन रहा है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने के लिए स्टूडेंट आपको पहले हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेट रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आपको यकीनन नजर आ रहा होगा कि अगर आपको राइट साइड में हीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एनर्जी, तो वो एक्सोथर्मिक है, और अगर लेफ्ट साइड में हीट लिखा दिखाई दे रहा है आपको, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, कुछ रिएक्शंस में आपको कंडीशन भी लिख के दी हुई होंगी, कुछ रिएक्शंस में आपको कंडीशंस भी लिखनी होंगी, क्योंकि आपको पता है हाउ टू मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। सो एक टॉपिक कौन सा है, बाय राइटिंग द कंडीशंस। तो कंडीशन भी लिखी होनी चाहिए। ये जो आपको डेल्टा का साइन नजर, ये जो आपको डेल्टा और ट्रायंगल का साइन नजर आ रहा है, ये डेल्टा और ट्रायंगल का साइन होता है, हीट का साइन होता है। और ये जो MnO2 लिखा नजर आ रहा है आपको, मैंगनीज ऑक्साइड, ये आपका एक कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। ऐसे ही आपको नीचे वाले रिएक्शन में आपको कंडीशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, कौन सी, CO + 2H2 गिव्स CH3OH, यानी कि मिथेनॉल बन रहा है। और ये जो आपको एरो के ऊपर नजर आ रहा है, दीज आर द कंडीशंस, यानी टू मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, दीज आर द कंडीशंस, राइट स्टूडेंट। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होती हैं, आपने पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, वो आपके स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उसका जो उल्टा है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, राइट स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्टार्ट हो रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के। तो पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बनता है, यानी सिंगल सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड होता है। ये आपकी केमिकल रिएक्शंस कौन सी, केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाई जाती हैं, राइट स्टूडेंट। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस लिख के दे दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो पॉसिबल हैं, बहुत सारे पॉसिबल हैं, पर आपके कोर्स के लिए ये सफिशिएंट रहेंगे। आप कितने भी लिख सकते हो, आप ज़्यादातर 2 लिख लें या 3 लिख लें अपने पेपर के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और 2 या 2 से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका अपोजिट होता है किससे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। आपको समझ आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट क्यों होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं आपकी, कौन कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन 3 टाइप की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें एलिमेंट आपका या प्रोडक्ट जिसमें रिएक्टेंट आपका हीट से टूटेगा, हीट से ब्रेकअप होगा। जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होगा, और फोटो डिकम्पोजिशन जिसमें आपका रिएक्टेंट लाइट से ब्रेक होगा। ऐसी रिएक्शंस को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको सबके एग्जाम्पल लिख के दिखा रखे हैं, आप देखते जाइए बारी बारी से, ठीक है। तो जिनके ऊपर हीट लिखा है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक।
पोटेशियम क्लोराइड का जब डिकम्पोजिशन हुआ तो पोटेशियम क्लोराइड में और आपके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, वो हीट से हो रहा है आपका, ठीक है। आयरन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहे हैं आपके सी और डी, ठीक है। 100% आपके पेपर में एक ना एक रिएक्शन इन दोनों में से आती हैं, बहुत अच्छे से कर लेना। ये किस तरीके से आती हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। शो डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एक्सप्लेन। स्टूडेंट बिल्कुल अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, पूरा का पूरा मैंने फ्लैश आउट करके दिया हुआ है आपको। एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और एज इट इज़ आप पेपर में लिख के आएंगे। जब आयरन सल्फेट FeSO4 का डिकम्पोजिशन होगा, पहली बात तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा, पहली बात तो कलरलेस गैस है, इसका डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो येलो कलर के येलो कलर का आपका PbO बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके ब्राउन फ्यूम्स की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट। अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में आने के 99.999% चांसेस होते हैं और स्कूल्स के पेपर में आते ही आते हैं इन दोनों में से एक, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट। स्क्रीन पे आपका पूरा का पूरा फ्लैश हो रहा है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है आपका पेपर के लिए, क्या? जब वाटर का डिकम्पोजिशन कराया जाता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन वाटर का कराया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो होता है 2:1। क्या होता है रेशो? 2:1। देख रहे हो आप, दो मोल आपके हाइड्रोजन बन रही है और सिंगल मोल आपकी ऑक्सीजन बन रही है, दैट इज कॉल्ड 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशो होता है वो क्या होता है? 2:1 फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और देयर विल बी 2 more एग्जाम्पल, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl एंड डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3। दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आपका डिकम्पोजिशन इस तरीके से होता है जैसे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। 2Na + Cl2 बनता है आपका सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, और 4Al + 3O2 बनता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3 की डिकम्पोजिशन में, राइट स्टूडेंट्स। Now the third one is photo decomposition reaction. Student, this is very very important for your exams as well as for board exams, right? Decomposition by light, that is called फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें 2 रिएक्शंस होती हैं आपके सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की। हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कराते हैं तो आपका सिल्वर बनता है ग्रेइश वाइट कलर का, और क्लोरीन और ब्रोमीन गैस आपकी अलग हो जाती है, राइट स्टूडेंट। आपसे पूछा जाएगा वेयर दीज रिएक्शंस आर यूज्ड, तो आप बोलेंगे दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो ये भी पूछा जा सकता है विच रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो आप लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड वेयर द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, एंड विच एलिमेंट विच कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो आप बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस निकलेगी, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस निकलेगी, राइट। उसके बाद जो आपके पेट में खाने का डाइजेशन हो रहा है स्टूडेंट, वो भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड आपके सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, कभी आप लाइट और इलेक्ट्रिक लिख दो, ठीक है। कौन सा डिकम्पोजिशन होता है पेट में? आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने का मतलब है हटाना, ठीक है। जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है स्टूडेंट, Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu, Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu। यानी जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हुई तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो जिंक मेटल से कम होती है, तो जिंक ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद अटैच हो गया और कॉपर को अलग कर दिया, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा थी। क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगले पार्ट में कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है।
बी पार्ट देखो Fe+Cu SO4 gives FeSO4+Cu। ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। क्या उल्टी रिएक्शन पॉसिबल है इसकी? नहीं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसी आपकी स्क्रीन पे सी, डी और ई रिएक्शन मैंने आपको लिख के दे रखी है। आप कितनी भी लिख सकते हैं अपने पेपर के लिए, अकॉर्डिंग टू योर टीचर एंड स्कूल। आप कितनी भी रिएक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी लिखवा दी हैं, तो जितना आपको अच्छा लगे अपने स्कूल के लिए और अपने लिए याद करने के लिए, मैं तो आपको सारी कराऊंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं जितनी आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती हैं? स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं और उससे दो नए कंपाउंड बना लेते हैं। उन रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट में एक आपका एलिमेंट होता है, एक आपका कंपाउंड होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आपके कंपाउंड होते हैं, दोनों कंपाउंड आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड आपके बना लेते हैं। दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल पढ़ के बता रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आपकी सोडियम क्लोराइड के साथ हुई। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आपकी सोडियम क्लोराइड के साथ हुई, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया आपका और सोडियम नाइट्रेट बन गया आपका, तो डेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड ने आपस में रिएक्ट करा और दो नए कंपाउंड बन गए, तो डेट रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही आपके स्क्रीन पे 4 एग्जाम्पल आपके शो हो रहे हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ये आप कितने भी कर सकते हैं जैसे आपकी सुटेबिलिटी हो, ठीक है। मैंने आपको चारों दिखा दिए, जो आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि आप लोग जानोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी ज़्यादातर कौन सी रिएक्शन होती हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं। तो अगर आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाए कि एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो दो रिएक्शन शो करती हो, तो आप कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देना, राइट। आपकी स्क्रीन पे चारों की चारों फ्लैश हो रही हैं। इसके बाद आपकी एक रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर रिएक्शन करने के लिए आती है तो रिडॉक्स जरूर आती है उसमें। रिडॉक्स का मतलब होता है रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। अब आप मुझसे पूछेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन है। उल्टा चलते हैं, अगर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है, अगर हाइड्रोजन का लिबरेट हो रहा है तो वो क्या है? आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्टूडेंट्स, क्या मैं एक बार वो बताऊं आपको? ठीक है, सुनिए। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी उल्टे होते हैं। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन वाले होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग वाले होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन वाले होते हैं। तो यानी और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन वाले होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन वाले होते हैं, उल्टे होते हैं ये, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ लिए एक केमिकल रिएक्शन में तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी ऑक्सीडेशन वो होंगे जिनका रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिडक्शन वो होंगे जिनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। क्वेश्चन में लिखने के लिए आते हैं ये। जैसे कि आपको एग्जाम्पल नज़र आ रहा है नीचे, इससे आपको सारे क्लियर हो जाएगा।
ठीक, क्या ये एग्जाम्पल CuO कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुई तो आपका कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। अब देखो कॉपर ऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है आपकी रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 will be converted into H2O, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी H2 आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो एग्जाम्पलों करके दे रखे हैं। H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। आप लोग ये खुद से करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये आपको होमवर्क में देने चाहिए थे या आपको असाइनमेंट में, पर कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पे आंसर फ्लैश हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देख लेंगे, और अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसका सोल्यूशन देख लेंगे। और अगर फिर भी आपसे नहीं होते हैं ये 5 के 5 पार्ट में, या कोई सा भी आपको नहीं आता है समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, या फिर आप मैसेज के थ्रू मुझे बता देंगे वीडियो में, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी आपको अच्छा लगे मैं आपको वीडियो मैसेज सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपकी सुटेबिलिटी के अनुसार। शर्त एक है, आपको आना चाहिए बस अच्छे से, जिज्ञासा से। ये चैप्टर यहीं के यहीं क्लियर कर लेंगे आज ही, जब भी ओपन करेंगे आप इसे। ठीक है स्टूडेंट, देख लिया आपने 5 के 5 पार्ट, एक बार मैं सारे दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द वेरी लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो दो टाइप से ऑक्सीडेशन होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, रोजाना की जिंदगी में। पहला है आपका कोरोजन ऑफ मेटल, पहला है आपका कोरोजन ऑफ मेटल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज कोरोजन, यानी मेटल के ऊपर जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। ठीक है, तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल की जो सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है। किस वजह से, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से और एसिड की वजह से। ठीक है, उसके ऊपर मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल जब हर समय लगते रहेंगे या आपके बारिश पड़ती रहेगी तो आपका जो मेटल का सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा, और जिसे क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन से दिक्कत क्या है, कोरोजन क्या करता है, मेटल के सरफेस को वीक कर देता है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए कोरोजन अच्छा नहीं है, कोरोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। कोरोजन की रिएक्शन पेपर में लिखने के लिए आ सकती है, तो क्या रिएक्शन होती है कोरोजन की, 4Fe plus 3O2 plus 2XH2O gives 2Fe2O3 डॉट XH2O। अब आप मुझसे पूछेंगे XH2O क्या है। ठीक है, X है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि एक मेटल के सरफेस पे कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के। अब हमने गिन के थोड़ी डाला पानी, कितना भी पानी हो सकता है एक मेटल सरफेस को ख़राब करने के लिए, तो इसलिए हमने X मॉलिक्यूल लिख लिया, और वो X मॉलिक्यूल कितना भी हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है इसे कोरोजन भी बोला जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसका रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। कोरोजन क्या काम करती है, कोरोजन आयरन सरफेस को क्या कर देती है और स्टील के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपको पता है स्टील भी क्या होता है, एक अलॉय होता है आयरन का, तो आयरन के सरफेस को और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, ख़राब कर देती है, जिससे कि आपकी रेलिंग है, कार बॉडी है, ब्रिज है, शिप्स है, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वो एंडेंजर हो जाती है हमारी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए। भाई लाइफ के लिए भी तो दिक्कत है। मान लो रात को सो रही हो, गिर गई हमारे ऊपर ही, ठीक है, हमने छत बनवाई, ठीक है, मेटल की छत बनी हुई है जिसमें हमने TRN डाल रखा है, और सपोज करो उसके ऊपर जंग लग गया, अब वो गिर गई रात को वीक होके, तो भैया लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी तो है, डैमेज टू लाइफ भी है। तो इसलिए कोरोजन को क्या कर लेना चाहिए, टाइम टू टाइम प्रिवेंट कर लेना चाहिए, पेंट वगैरह करवा के उसे। Now rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing and galvanizing. Galvanizing का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, galvanizing का मतलब होता है आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग।
आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग, जिंक की कोटिंग, और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पेपर में आता है लिखने के लिए, हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ग्लैनुलाइजिंग और आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दूसरा आता है रेंसिडिटी। तो मेटल का कोरोजन होता है, फूड की क्या होती है, रेंसिडिटी, यानी खाने का खराब हो जाना। ठीक है, खाना खराब कब हो जाता है, दैट इज द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी आपको पता होगा कि गर्मियों के दिनों में मम्मी जो है वो खाना बाहर नहीं रखती। क्यों नहीं रखती, क्योंकि उसके अंदर अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है सुबह को, और टेस्ट भी खाने का ख़राब हो जाता है। हम बोलते हैं खाने का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि उसकी रेंसिडिटी हो गई, यानी खाना ख़राब हो गया। इसलिए मम्मी क्या करती है, रात को खाना उठा के फ्रिज में रख देती है गर्मी के दिनों में, पर सर्दियों में फिर भी खाना बाहर रखा रहता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ऐसा टेम्परेचर हाई नहीं होता, तो यानी रेंसिडिटी और आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता 1-2 दिन तक। ठीक है, रेंसिडिटी क्या काम करती है, आपके फूड मटेरियल्स को क्या करती है, ख़राब कर देती है, अनफिट कर देती है ईटिंग के लिए। कुछ टाइम तक वो सही रहता है, उसके बाद क्या होता है, अनफिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैड टेस्ट और बैड स्मेल उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना। तो रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, पेपर में आना है, अच्छे से पढ़ लेना। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट, आपको पता है बाजार में भी आपका जो खाना है वो 4-4, 5-5 दिन तक रखा रहता है उनके रेफ्रिजरेटर्स में, तो वो खाना आपका प्रोटेक्टेड कैसे रहता है, क्योंकि आपको पता है होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले 4-4, 5-5 दिन का खाना खिला देते हैं। तो वो खाना उनका प्रोटेक्टेड कैसे रहता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिले हुए रहते हैं। लास्ट में मैंने आपको लिख के दे रखा है 2 एंटीऑक्सीडेंट के नाम, BHA और BHT, यानी बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो खाने को 2-4 दिन तक बचा लेते हैं खराब होने से। उसके बाद आपका आता है बाय पैकिंग द फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, यानी खाने को जो खाने के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें और आपके खाने का ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे कि आप बाजार से चिप्स वगैरह के पैकेट खरीद के लाते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके चिप्स वगैरह सीलते नहीं हैं। ठीक है, ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए जो आपके पोटैटो चिप्स के पैकेट होते हैं फूले फूले होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैसेज होती है, नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, क्योंकि वो चिप्स से अनरिएक्टिव होते हैं और चिप्स आपके ख़राब नहीं होते। ठीक है, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, खाने को आप फ्रिज में रख देंगे। बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। एंड बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बचाना है। तो ये सारे आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपके रेंसिडिटी से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बाय कौन से, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, by keeping the food in refrigerator, by keeping the food in airtight container and by keeping the food away from light। तो आपको ये 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं स्टूडेंट, प्रिवेंटिंग बाय रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे अपने आने वाले पेपर के लिए, रेंसिडिटी और कोरोजन, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा चैप्टर था, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और मैं हूँ आपका टीचर दैट इज़ द सागर बंसल। और आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, ये इस वीडियो में स्टूडेंट पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपका कवर कर दिया है, जिससे कि आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कर पाओगे, राइट। अगर आपने अच्छे से चैप्टर सुन लिया है स्टूडेंट, तो आप सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो खुद भी समझिए, औरों को भी समझाइए स्टूडेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं होती है तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो आंसर के थ्रू भी समझा दूंगा स्टूडेंट। पर मोटो एक ही है, क्या लक्ष्य है कि आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए, राइट स्टूडेंट। चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा चैप्टर मिला है, तो आप इसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे
और अच्छे से पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट, सो प्रॉमिस करिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। जब करने बैठेंगे तो पूरी वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे ताकि इस चैप्टर को पूरा का पूरा आप अपने माइंड में उतार पाओ। राइट स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा एंड कीप स्माइलिंग।